नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों का लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। महाजनपद में एक महत्वपूर्ण जनपद है जो कंबोज महाजनपद है। कंबोज महाजनपद एक ऐसे क्षेत्रों में है जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आपको कंबोज जो पूरे के पूरे हिंदू धर्म पर आधारित था और हिंदू धर्म के लोग थे, लेकिन बाद में उसमें से मुस्लिम कंबोज पाकिस्तान में रह गए, जिनको हम कंबोह या जुबैरी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के नाम में जुबैरी आप देखते होंगे, वह जो है कंबोज के क्षेत्र के हैं। दूसरा है कंबोज, आपका भारत में जो कंबोज के लोग रहे वह क्षत्रिय राजशाही और कम एवं कंबोज कहलाए। और कंबोज जो आंध्र प्रदेश में रहे उनको हम कामा कहते हैं। कंबोज मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि कंबोज बहुत अच्छे घुड़सवार थे, और कंबोज जो घुड़सवार योद्धा थे वह अश्व कहलाते थे। अश्व मीन्स वैसे भी होता है, घोड़ा होता है, अश्व को चलाने वाले अश्वक होते हैं। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं वह अश्वक हैं, और यह महान अश्वक थे। विश्व में इनकी पहचान बहुत ज्यादा थी और ये लोग अच्छे घोड़े रखते थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक और जो है सरदाना। सरदाना जो जिनकी टाइटल है आप देखते होंगे, खास करके पंजाब के क्षत्रिय लोग जो हैं, पंजाब के सिख क्षत्रिय लोग जो हैं वह पंजाबी क्षत्रिय कहलाते हैं। उनका टाइटल सरदाना है। इनकी बहुत ज्यादा उपजातियां हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन यह जानिए सरदाना उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और सरदाना मीन्स जिनके राजा जनता की भलाई करने के लिए आपको अपना गर्दन तक काट करके रख दिए। मीन्स जनता की भलाई के लिए वह सिर दान कर दिए। तो ऐसे लोग जो हैं अपने टाइटल में सरदाना कहलाते हैं और इनकी उपजाति है। मैं यहाँ पर आपको चित्र दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, आप दिखाई आपको पड़ रहा होगा, यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है कंबोज है। कंबोज के बगल में वेस्ट साइड में पश्चिमोत्तर साइड में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर ईरान है। मीन्स हम लोगों का जो 16 महाजनपद था वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक, और यहाँ तक ही नहीं कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तक हम लोग का फैला हुआ था। और यह बहुत ही बड़े योद्धा होते थे, और इसलिए इनको इनकी पूरे विश्व में बहुत कीर्तिमान स्थापित करने में ये लोग आगे रहे। मैं एक चीज आपको कहना चाह रहा हूं, जो ये लोग कंबोज जो सिख कंबोज थे, जो पंजाबी क्षत्रिय थे, उसमें एक से एक वीर रत्न प्राप्त हुए हैं। और उन लोगों की जनसंख्या जो है, आप ये सोचते होंगे कि कंबोज जो है वो सभी के सभी इस्लाम को कबूल कर लिए, नहीं, या सिख सबसे ज्यादा कबूल किए हैं, जिनकी आपकी संख्या जो है 42.4 है। तो उस वीर योद्धा जो आपको हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस वीर योद्धा जो सिख लोग थे उनका आज भी आपका वीर वीर जो थे वह आज भी वीर हैं। और इनके बारे में मैं बहुत डिटेल्ड में आगे बताने जा रहा हूं, आप मेरा साथ रहेंगे। यह जो एक चित्र आपको देख रहे हैं, यह 1862 से 72 तक का है। यह मुल्तान के कंबोज जनजाति के लोग हैं, और यह चित्र बड़ा दुर्लभ चित्र है। यह चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। कई आपको स्टोन स्कल्पचर में जो आपको पत्थरों पर खुदा हुआ है, यह अश्व धावक हैं, अश्वक हैं, जिनका आप देख रहे हैं। ये अश्व कैसे तीरंदाजी कर रहे हैं, ये सब के सब कंबोज घुड़सवार योद्धा था, जिसे अश्व कहता। हम दोनों तरफ चित्र को आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मैं बतलाना चाह रहा हूं कंबोज महाजनपद के बारे में
मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और इसमें जो मुस्लिम कंबोज थे, हिंदू कंबोज थे और सिख कंबोज थे, और सिख लोगों के बारे में भी बताऊंगा कि वो कंबोज इतना सबसे अधिक संख्या में रहे, और उसमें से जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, उन लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो वो भी जान लेंगे। कंबोज जो क्षेत्र है वह हमारा वीर रत्नों का क्षेत्र है, इसलिए उसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी कंपटीशन है इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि यह जो कंबोज महाजनपद है, इसकी शास्त्रों में चर्चाएं कहाँ कहाँ हुई है और कितनी बार हुई है और किस रूप में हुई है, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इनकी आपको राजनैतिक स्थिति क्या थी, कलात्मक दृष्टिकोण से यह कितने प्रबुद्ध थे, कितने विकास किए हुए थे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और किन किन जो प्राचीन पुस्तकें हैं और काफी विश्वसनीय पुस्तक है विभिन्न धर्मों के, उन सब का लेखा जोखा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। मैं कई बार आपको बतलाया हूं कि कबीलाई जो क्षेत्र था उससे यह जो है आपका शुरू हो चुका था, और आपको उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना शुरू हो चुकी थी। मैं आपको बता रहा हूं भगवती सूत्र जो आप यहाँ देख रहे हैं, भगवती सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती सूत्र के जैन ग्रंथों में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा 16 राज्य का उल्लेख किया गया है। और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ थे और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय थे, और जिसको एक और है महावस्तु है, उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा है, लेकिन सूचियों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों के सूची में कॉमन कौन है तो उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन है आपको बता रहे हैं, अंग है और मगध है, वत्स है, वज्जी है, काशी है और कौशल है। 6 महाजनपद जो है सो दोनों में अंगुतर निकाय, महावस्तु जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वह जो है जैन ग्रंथ है, वो दोनों में आपको 6 जो है सो समान रूप से है। तो आपको इस 16 जनपद में 2 तरह के होते थे, राज्य होते थे। एक राजतंत्र पर स्थापित होता था और दूसरा है गणतंत्र पर। यहाँ पर राजतंत्र देख रहे हैं और नीचे आपका गणतंत्र है। राजतंत्र में राजा सर्वप्रमुख होता था और गणतंत्र में जो सभी संघों के लोग मिल करके गणतंत्र बनाते थे। उसमें सर्वप्रथम नाम है 16 जनपद में वज्जी जो है सर्वप्रथम है, जो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है। भले ही अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका कहता हो कि गणतंत्र का हम सबसे बड़ा पूजक हैं और सबसे पहला शुरुआत किए हैं, लेकिन विश्व में सबसे पहला गणतंत्र हमारे बिहार से शुरू होता है, और वो भी आपको वज्जी वैशाली जो है उसका मुख्य गढ़ था वहां से होता है। हम लोग, मेरा जो घर भी है वह वज्जी क्षेत्रों में पड़ता है, जिसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, कमिश्नरीपुरा, जिसमें आपको सीतामढ़ी, शिवहर। तो यह जो है आपका, हम लोग शुरू से ही गणतंत्र वाले लोग हैं और गणतंत्र हम लोगों के रगों में आज भी घुल मिल गया है। तो मैं आपको बताता हूं 16 में से 16 में से 4 जो हैं सो गणतंत्र हैं, जिसमें वज्जी प्रथम, मल्ल हैं सेकेंड, कंबोज और कुरु है। यह 4 के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सीधे जानते हैं कि वज्जी केवल थे और कोई नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यह 4 थे। और इनको गण संघ होते थे, सभी क्षेत्रों के राजा मिल करके एक मुख्य राजा
को चुनते थे और सभी राजा अपना हर चीज में अपना विचार देते थे और उस विचार को सभी लोग पारित करते थे। मैं आपको आगे बता रहा हूं, व्याकरणाचार्य महान वैयाकरणी जो पाणिनि थे, अष्टाध्यायी में भी 22 महाजनपद की उन्होंने चर्चा की है। 22 महाजनपद की चर्चा किया है। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा, आप जान ही रहे, नालंदा विश्वविद्यालय। और विश्व का सबसे प्राचीनतम वैभवशाली महानगर जो है पाटलिपुत्रा उस समय थी, जो 221 ईस्वी पूर्व में, 221 ईस्वी पूर्व में रही है पाटलिपुत्रा, जहां से हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आपको सारी चीज समझा रहे हैं। तो वह प्राचीन काल में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र पठन पाठन के लिए था और काफी वैभवशाली महानगर था। शक्तिशाली महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे। अस्मक एक ऐसा था जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था, एक ही था। इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इनके बारे में परिचय दे देता हूं, क्योंकि परिचय जानना जरूरी है। इसलिए क्योंकि ये आर्यन थे और वैदिक क्षेत्र में रहते थे। इतिहासकार, जो महान इतिहासकार जो ईश्वर मिश्र हैं, वह इंडो आर्यन कहते थे इनको। कंबोज जो है लौह युग की जनजाति के रूप में था और इसमें एक्चुअली ऐसा था कि विविध वर्णीय संस्कृति के लोग थे और इसलिए इसको विविध वर्णीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में इनको माना जाता था। अब पहला इसका उल्लेख जो है सामवेद के, आपको मैं बता रहा हूं, सामवेद के वंश ब्राह्मण में मिलता है। कंबोज औपमन्यव यानी उपमन्यु के पुत्र कंबोज के रूप में मिलता है। ऋग्वेद के खंड में उपमन्यु ऋषि के रूप में मिलता है। वैदिक युगीन ऋषि आनंद ने आपको सरकाराक्ष के पुत्र शांब उपमन्यु के पुत्र कंबोज से शिक्षा प्राप्त की थी। इससे पता चलता है कि कंबोज भारतीय लोग रहे होंगे। यह मैं कई बार बोला हूं कि पूरे की पूरी समुदाय जो थी वह भारतीय लोग थे। और ऋग्वेद के आदम जनजाति का उल्लेख इसमें मिलता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, वेद, उपनिषद, पुराण सभी में इसका उल्लेख मिलता है। इससे हम लोग चलता है, हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग सभी के सभी भारतीय सनातन धर्म को अपनाने वाले थे। भाषा और आर्य, भाषा एवं आर्य से अनार्य बनने की क्रम क्या हुआ? एक्चुअली क्या था कि यह जो क्षेत्र था कंबोज का, जो आपको मैं क्षेत्र बता रहा हूं, वह क्षेत्र जो था वह आपका विभिन्न छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में भी था और वहां के लोग भी इनसे जुड़ते गए। तो स्वाभाविक है जो बर्बर जाति के लोग थे वो भी मिलने लगे और मिलने लगे तो स्वाभाविक है कि आपको यह मालूम है कि साथ रहने से आपको गुण और अवगुण दोनों आते हैं। तो गुण तो कम आता है, अवगुण ज्यादा आ जाता है। तो जो ये लोग आर्य भाषा को बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, वह संस्कृत बोलना छोड़ दिए। वह सतेम भाषी भी नहीं थे। और यह जो थे, अब आर्य जो पद्धति थी, आर्य जो आचरण था, धर्मानुचरण था, वह सब को भूल गए और ये लोग जो है बर्बर जाति के साथ रहने से ये लोग आपको आर्य से अनार्य बन गए। तो यह सबसे पहला शब्द एक आता है मृग वाचः, मीन्स कटु वचन बोलने वाले, विदेशी भाषा बोलने वाले। असुर, दस्यु तो मनु ने कहा और मलेच्छ भाषा बोलने वाले कहा। मलेच्छ भीष्म भी कहे थे। अब्राह्मण जो वेदों को नहीं माने वह अब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण मीन्स जो वेद को माने। और अयज्वन यज्ञ न करने वाले, अव्रत नियमों व्रतों को पालन नहीं करने वाले। मनु ने अनार्य मान लिया था। भूरी दत्त जातक में भी कंबोजों को अनार्याचरण और अनार्य धर्म का उल्लेख होता है। आर्य से अनार्य के क्रम में उनके शौर्य अलग रूप में परिलक्षित होता है।
मैं कई बार बोल रहा हूं कि लेकिन इनकी योद्धा का जो गुण था, वह गुण जो है, शौर्य का जो गुण था, पराक्रम का जो गुण था, घुड़सवारी का जो गुण था, वह गुण इनके पास रहा। लेकिन इनकी जो धर्मानुचरण था, धर्मानुसरण था, वह कम हो गया, जिसके चलते आर्य से अनार्य बनने का क्रम बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे ग्रंथों में इनकी चर्चाएं आती हैं। मनुस्मृति में उन उन क्षत्रियों का वर्णन है जो वैदिक संस्कृति के अनुपालन नहीं करने के कारण शूद्र वर्ण में भी कहे जाने लगे। यथा पौंड्रक, जिसको पौंड्रिक कहते हैं, बहुत सारे लोगों के टाइटिल में भी है। द्रविड़, यवन, शक, पहल्लव, चीना, किरात, दरद। तो आपको किरात कौन लोग थे? जो जंगल में रहते थे। आप जान ही रहे हैं, इस पर एक किताब भी है, किरातार्जुनियम। ठीक है ना? जो भील लोग थे उनको किरात भी कहा जाता था, जो जंगल में रहते थे। तो ये लोग जो हैं सो इनका विभिन्न नाम से जाने जाने लगे। अर्जुन ने कंबोज के विजयोपरांत फिर से आर्य संस्कृति की पुनरावृत्ति हुई। इसके बाद है, स्वाभाविक है, जब आर्य का पुनरावृत्ति होने लगी तो स्वाभाविक है साहित्य, कला, श्रम का संवर्धन हुआ। हिंदू धर्म, सनातन धर्म और सभ्यता का विस्तारीकरण का कार्य हुआ। यह एक बहुत बड़ी चीज होने लगी। मैं आपको कई बार यह बतलाने की कोशिश किया हूं कि आप देखेंगे कि मैं आपको एक चीज बतलाना चाह रहा हूं कि देखिए, यही भारत का नक्शा है। इसमें मैंने आपको बताया है कि अश्मक, यह जो है आप देख रहे हैं, अश्मक आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यह अश्मक केवल गोदावरी नदी के है, यही साउथ में अवस्थित है। अदरवाइज यह 16 जनपदों में 15 इधर ही है, नॉर्थ में है। और कंबोज का जो पोजीशन है, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर से यहाँ पर, जिसके बगल में आपका देख रहे हैं गांधार है, तक्षशिला और पेशावर शहर है। और मैं आपको एक बात आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आपको देख रहे हैं, यह कंबोज जो है, बगल में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो रूस के रूस के बगल में है, वहां तक यह फैला हुआ था। आप इससे देख रहे हैं, इसकी छोटे रूप में मैं दिखा रहा हूं, बड़े रूप में भी दिखा है। राजधानी, इसका नाम कई इतिहासकारों ने कई नामों से इनकी चर्चा किया, जिसमें परोप मिशादे भी कहा गया है, हाटक भी कहा गया, राजापुरा, राजपुरा भी कहा गया। राजापुरा जो है, महाभारत के अनुसार राजापुरा में इनकी चर्चा है। द्वारिका में राइस डेविड्स, जो आपको प्राचीन इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, के अनुसार द्वारिका में कहा गया है। पुष्कलावती जो है वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी जिला में है के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये इनकी राजधानी है। लेकिन अधिकतम इतिहासकार के द्वारा हाट तक दिया गया है। लेकिन ये सब नाम भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूछे जा सकते हैं। वर्तमान क्षेत्र है पुंछ क्षेत्र है, कश्मीर का है। रजौरी और हजारा जिला भी है, पाकिस्तान में है। उत्तरी पाकिस्तान एवं उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में भी है। वर्तमान में कश्मीर के रजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा कंबोज था। आप समझ सकते हैं तजाकिस्तान आपका कितना दूर है, और समझिए यहाँ से जम्मू कश्मीर से यहाँ तक था, कितना बड़ा क्षेत्र था। आपको ये गांधार के, मैंने आपको बताया ही था कि गांधार का जो क्षेत्र है वह गांधार के समीपवर्ती क्षेत्र है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। कंबोज महाजनपद में ऑक्सस सभ्यता से भी मेल खाता है, जो मध्य एशिया से अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ईरान सब वाला जो क्षेत्र है वही कहलाता है। मैं प्रमुख नगर के राजपुर, जो रजौरी कहलाता है, राजापुरा जो महाभारत में चर्चा है, द्वारिका है, कपिसी है, कबूरा है, नंदीपुर है, पुष्कलावती है एवं कपिसा है। काबुल से 50 मील उत्तर यह अवस्थित है। तो प्रमुख नगर की भी चर्चा कर दी है, वर्तमान क्षेत्र की भी चर्चा कर दी है, और राजधानी जो है सो इस पर विभिन्न इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकार
इवन अर्वाचीन इतिहासकार मीन्स नवीन इतिहासकार भी बटे हुए हैं। लेकिन आपको जो है सो नाम को ध्यान में रखना पड़ेगा। चौहद्दी है, मैंने आपको बताया है कि पूर्व एवं दक्षिण में कुरु है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको कुरु है, या जो है आपको कुरु है, और यह कुरु जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, या कुरु आपको है। इसके अलावे आपको मैं बतला रहा हूं कि कुरु के अलावे मुख्य रूप से है कश्मीर से हिंदू कुश है, पश्चिमी में उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, दक्षिण में गांधार है। तो यह आप या गांधार भी देख रहे हैं, कंबोज भी देख रहे हैं। कुरु आपका पूरब में है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं अफगानिस्तान है। तो ये चारों तरफ का क्षेत्र चौहद्दी में मैंने आपको वर्णन कर दिया है। आइए, मैं बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं, ये बार बार घुड़सवार का चित्र आता है, घुड़सवार योद्धा का चित्र आता है। देख रहे हैं कैसे घुड़सवार योद्धा जो हैं सो वह निशाना साध रहे हैं, और वह पक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यह सभी कंबोज का है, लोग हैं, कंबोज के लोग हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उस समय सनातन धर्म की ही वर्चस्व था। मैं एक बात आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि यह जो है जितने भी चीजें आपको बतलाना चाह रहा हूँ उसमें प्रमुख है कंबोज जाति के प्रमुख प्रभाग कौन कौन है। तो मुस्लिम कंबोज पाकिस्तान में कंबोह एवं जुबैरी कहलाता है। कंबोज भारत में क्षत्रिय राजशाही एवं कंबोज कहलाता है। कंबोज आंध्र प्रदेश में, जिसकी चर्चा मैंने किया है, कामा है। कंबोज घुड़सवार योद्धा अश्वक है। कंबोज जातियों को दो प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया गया, जिसमें 52 गोत्र और माने 52 गोत्र हैं और 84 गोत्र है, मीन्स 84 गोत्र हैं। इस प्रकार 136 मीन्स 136 गोत्र हैं, जबकि इससे कहीं अधिक है। आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे छोटे कबीले के लोग, छोटे छोटे क्षेत्रों के लोग को मिला करके यह कंबोज का गणतंत्र बना होगा। अब इसी के कारण जो इनकी मुख्य जो आर्य की जो इनकी संस्कृति थी वह धीरे धीरे अनार्य हो गई, क्योंकि वह लोग जुड़ते गए और जुड़ते गए तो अपने चीजों को इसमें थोपते गए, और जिससे इनकी अच्छी संस्कृति जो है आर्य की संस्कृति थी अनार्य की संस्कृति हो गई। तो यह जो है आप ध्यान देंगे। सरदाना के बारे में मैंने बताया है, पंजाबी क्षत्रिय ये लोग कहलाते थे। और नहरू या नेहरू एक ये भी गोत्र था। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है उसमें आज भी नेहरू लोग हैं, और ये लोग कंबोज के ही थे, जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनको भी इनसे जोड़ते हैं। और यह नेहरू और नेहरू जो है वह टाइटल जो है इनके उपजाति उपगोत्र के रूप में है। तो नेहरू जो है नैहरू और नहरू से नेहरू बनते हैं, और यह जो है अपभ्रंश के रूप में, और आज उनकी टाइटल वही है। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि विभिन्न विद्वानों द्वारा कंबोजों का वर्णन और उल्लेख कैसे किया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यास्क जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, और जिन्होंने निरुक्त में कंबोज का अर्थ अस्पष्टवादी कहा था। ये लोग छल कपटी नहीं थे, बहुत स्पष्टवादी थे, बहुत ही सही बोलने वाले थे, और इन लोगों को छल कपट से दूर, छलिया या छली वाले लोग नहीं थे, यह ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति में इन्होंने यास ने सुंदर कंबलों के उपभोग करने वालों के रूप में किया जाता है, और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण आदि कांड में पता चलता है कि कंबोज का सृजन जो है ऋषि वशिष्ठ के आग्रह से दिव्य गाय से हुआ है। इसका मतलब है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, दिव्य गाय का मतलब है गाय जो होती है, लोग कहते हैं सीधी सादी गाय है, वैसे भी एक लोकोक्ति के रूप में कहा जाता है कि भाई यह व्यक्ति जो है गाय है। तो गाय का मतलब है कि ये लोग अस्पष्टवादी जो विचार के थे, इसीलिए
गाय है और यह भी लगता है कि कहीं न कहीं यह जो है उत्पत्ति इनकी गाय से हुई है। चलिए कंबोज की सहवर्ती प्रदेश में महान वैयाकरणी पाणिनि थे। वो अपने सूत्र में भी बताते हैं कंबोज एक क्षत्रिय राजशाही था और अष्टाध्यायी में तो कंबोजालुक सूत्र में इस जनपद की चर्चा होती है। इनका नाम से एक सूत्र ही बना दिए थे आपको अष्टाध्यायी जो थे अष्टाध्यायी आपको जो है किताब है और लेखक जो है महान वैयाकरणी पाणिनि थे। और पाणिनि के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहीं के थे, तो वह इसका मतलब है कि वह जो लिखे होंगे सही लिखे होंगे। उनके बाद उनके शिष्य परंपरा में आते हैं पतंजलि भी आते हैं। पतंजलि अपने महाभाष्य में, यहाँ पर महाभाष्यम के रचयिता पतंजलि हैं। पतंजलि को लोग योग से जोड़ता है, जबकि योग के अलावे वह महाभाष्य लिखे थे। या महाभाष्यम जो है वैयाकरण का टीका है महाभाष्य, तो उसमें भी अखरोट वृक्षों का वर्णन मिलता है और कंबोज का इतिहास मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय यह उड़ीसा जिला हजारा और अभिसार जिला पुंछ नामक छोटे से राज्य में बसे थे। इसका उल्लेख ईरानी लेखों में भी मिलता है, जिसमें राजा कम्बीजेस के प्रदेश से जोड़ा जाता है। कौटिल्य के कंबोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ के रूप में चर्चा होता है, जो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य शास्त्र द्वारा जीविका चलाते थे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि शास्त्रोपजीवी का मतलब है जो शास्त्र पढ़ करके अपनी जीविका चलाता था। वार्ता से मतलब है कृषि पशुपालन से, तो यह दोनों काम था। और आपको बता देते हैं वाल्मीकि रामायण में कंबोज वाहलिक वनायु देशों के श्रेष्ठ घोड़ा के लिए उत्तम देश माना जाता था। केपी जायसवाल के अनुसार विशेष श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि घोड़ों के लिए इसलिए अश्वक भी कहा गया, जो घुड़सवार युद्ध कला में महारत नहीं, यह जो है प्रचंड वेगवान से किसी भी आपको देश के खिलाफ ये लड़ सकते थे और डट सकते थे। अशोक के अभिलेख में भी कंबोजों का उल्लेख नावकों, नाव पंक्तियों, भोज पीतेनको और गंधारों के साथ किया गया है, जो शिलालेख 13 में से ज्ञात होता है। और यह जो है कंबोज जनपद अशोक का सीमावर्ती प्रांत था, और यह प्रांत जो था जहां पर अशोक वहां तक पहुंच चुके थे। आप समझ सकते हैं कि यह हम लोग से कितने करीब थे। तजाकिस्तान में एक स्थान पर आज भी आपको एक दीवार पर वैदिक रथ का चित्र रेखांकित किया गया पाया गया है। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी कंबोज के किसी राजपुर, जिसको उन्होंने अपनी भाषा में होलो सिपुलो का उल्लेख किया। यह होलो सिपुलो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको चर्चा किया है। राजपुर का ही नाम है। इतिहासकार कलहन के अनुसार कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीठ जो थे उत्तरापथ के कई देशों के साथ कंबोज को भी जीता था। और आपको बता रहे हैं यह कश्मीर से कैस्पियन सागर का मतलब है कि आपको यह जो क्षेत्र है, यह उस क्षेत्र को पार करके गए थे ललितादित्य मुक्तापीठ। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। इससे भी प्रमाणित होता है कि कंबोज का क्षेत्र जो है हम लोग से कितना नजदीक था। कंबोज जो है राज्य कभी कभी पारसी साम्राज्य के द्वारा भी जीता गया। यहाँ पर एक चित्र है महारानी कंबोजिका का। कंबोजिका जो है महारानी है, उनका चित्र जो है आपको यह आप देख सकते हैं। कंबोज की धार्मिक स्थिति है, सबसे पहला है कि यह बौद्ध धर्म को प्रथम रूप से अपनाए, लेकिन यह मूल रूप से शैव थे। मैं कई बार आपको बतलाया है कि मूल रूप से यह शैव थे और सनातन धर्म को अपनाए हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। कंबोज की सामाजिक स्थिति है अर्ध खानाबदोश थे। मैं कई बार पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले थे, घर वाली बस्तियों में रहते हुए मौसम के अनुसार घुमंतु प्रवृत्ति अपनाते थे। वह प्रदेश ऐसा था कि वह वहाँ के लोग जो थे घुमंतु तो नोमैडिक जिसको हम लोग कहते हैं उस प्रवृत्ति के थे। अच्छा, यहाँ पर
या पितरात्मक परिवार था, यानी पिता की प्रधानता थी, लेकिन माता जो है सहाय के रूप में थी। कंबोज की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं इस मैप को बताता हूँ। यह मैप है, सिल्क रूट है, मेंस रेशम मार्ग है जो चाइना से होते हुए आप देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, फिर एक इधर से गुजर रही है, फिर एक इधर से गुजर रही है, और यह जो क्षेत्र है यह पूरे के पूरे कंबोज का क्षेत्र है। तो ये कंबोज के दो क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, और रेशम मार्ग में जो देश पड़ेगा उसका आप समझ ही रहे हैं कितना प्रगति होगी। आप कुषाण और कनिष्क के बारे में जानते ही हैं कि वह यह सिल्क मार्ग के रूट में पड़ने के कारण उनकी कितनी उन्नति हुई थी कि सिक्का जो है वह सोना का ही सिक्का चलाते थे। मैं आपको और भी आपको आगे बता रहा हूँ, जनसंख्याकी के बारे में बता रहा हूँ, पॉपुलेशन के बारे में शुरू में ही बता दिया था कि कंबोज जो सिख थे वह आपको 42.4% थे। इस्लाम जो थे आपको 41.5 थे, और हिंदू जो हैं 16.1 थे। लेकिन यह जो इस्लाम जो लोग अपनाए वह बाद की प्रवृत्ति आई। कंबोज राजा जो हैं कई राजा हुए, जिसमें से 4 की महाभारत में वर्णन है, इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। महाराजा कामथ और कमठ भी लिखा गया है, वह महाभारत काल में थे, और यह प्रथम वर्णित प्रथम कंबोज राजा थे। खांडवप्रस्थ वन में इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज सिंहासन के अवसर पर वह राज दरबार की शोभा बढ़ाई थी, और लेकिन राजपुर जो वर्तमान राजौरी है उसके युद्ध में महाबली कर्ण से हार गए थे। महाराजा चंद्रवर्मा और चंद्रवर्मन जो थे दैत्य चंद्र के अवतार थे, बहुत सुंदर थे, सौष्ठव शरीर था, और इनके 2 पुत्र थे, सुदक्षिण जिसको सुदर्शन भी कई जगह लिखा गया है, महाराज परपक्ष से, और इनकी एक पुत्री थी भानुमति, और भानुमति की शादी ही दुर्योधन से हुई थी। और जो इसी के कारण से आपको बता देते हैं, महाभारत के युद्ध में कंबोज के नेतृत्व में शकों, यवनों, कौरवों के साथ हो गए थे, और यह जो है महाराजा चंद्रवर्मा 12वें दिन तक लड़ते रहे। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत वीर थे, और लेकिन द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने इनको मार दिया। महाराजा सुदक्षिणा जो सुदक्षिण भी कहलाते हैं, सुदर्शन भी कहलाते हैं, वह 14वें दिन जो है अर्जुन के हाथों में मरे, लेकिन मरने से पूर्व अर्जुन से काफी माने युद्ध हुआ, और यह काफी कड़ा युद्ध हुआ और इसमें अर्जुन ने माना कि यह वीर हैं, ठीक है ना, लेकिन अंत में उनको मार दिए। महाभारत के युद्धोपरांत युधिष्ठिर इनको अपने साम्राज्य में मिला लिए। पश्चात काल में भारतवर्ष में महाजनपद के रूप में इनकी होने लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं यह बहुत ही पराक्रमी लोग थे, और वह है उद्धम सिंह। इस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्तियों में थे उद्धम सिंह कंबोज थे, और इन्होंने ही जालियांवाला बाग कांड के प्रमुख जो जनरल ओ डायर थे, वह जनरल ओ डायर को उनके देश में जाकर के यह मार दिए थे। तो यह वीर जो थे उनका नाम लोग उद्धम सिंह जानते हैं, लेकिन पूरा नाम है उद्धम सिंह कंबोज। और यह जो है इसलिए मैं बतला रहा हूं कि उद्धम सिंह उस जालियांवाला बाग कांड में आधुनिक भारत में जो हुआ था, और वह आपको बता रहे हैं कि उस कांड में यह खुद साक्ष्य के रूप में उस बाग में उपस्थित थे। कंबोज समाज के वरिष्ठ सुधारक नाना चंद्र कंबोज थे। भगत सिंह थिंद थे, वह दूसरे हैं, भगत सिंह नहीं है। जो भगत सिंह का नाम सुने हैं भगत सिंह थिंद हैं। बाबा ब्रह्मदास जी हैं, बाबा अमर सिंह निब्बर हैं, सुंदर सिंह लालपुरी हैं, भाई मणि सिंह कंबोज हैं, भाई दैला सिंह कंबोज हैं, भाई टहल सिंह है, थंजू हैं, प्रीतिपाल सिंह है, लाल सिंह है, सरदार आत्मा सिंह है। ऐसे बहुत सारे नामचीन व्यक्ति है अलग अलग क्षेत्रों में। हर एक ये कहिए कि हर एक क्षेत्रों में यह नामचीन व्यक्ति है। खास करके वीर रत्न की यह धरती रही है, और इसमें सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी परम वीरता का
हम सैल्यूट करते हैं आगे, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि इसका स्रोत कहाँ-कहाँ से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी जी का है। वाल्मीकि रामायण यहाँ पर आप देख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण से बहुत सारी बात ली गई है। यहाँ विष्णु पुराण है, आप देख रहे हैं। उसके बाद महाभारत है, उसके बाद भगवती सूत्र के बारे में बताएं, अंगुत्तर निकाय है, महावस्तु है और महाभाष्यम की बारे में तो हम बताए ही हैं आपको। रघुवंश जो है कालिदास का, वो भी बताए हैं। इसके बाद रति भानु सिंह की किताब बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, डॉक्टर रति भानु सिंह का। उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड जॉनसन साहब का है। और गूगल सोर्स तो बहुत बड़ा है। इन सभी को लेकर के मैंने इतना सारा चीज बनाया है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।